गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का पाठ है समास। समास के बारे में जानेंगे। नया लेसन है आपके लिए, अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जब मिलाते हैं, मिलाकर के छोटा करते हैं तो उसे समास कहते हैं। शब्द होता है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं है, ये समास है। जैसे आप देखिए, महान थी आत्मा, अर्थात गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, किंतु सत्य की प्राप्ति के लिए वे रात ही रात में घर छोड़कर चले गए। महान थी आत्मा, रेड कलर से देखोगे लिखा है महान की आत्मा यानी महात्मा। राजा के पुत्र, राजपुत्र। रात ही रात, रातों रात। इसे हम लोग फिर से इस तरह लिखा गया है, महात्मा गौतम बुद्ध एक राजपुत्र थे, किंतु सत्य प्राप्ति के लिए वे रातों रात घर छोड़कर चले गए। सत्य प्राप्ति यानी सच की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो गद्यांश में लाल कलर से लिखा हुआ है, रंगीन शब्द से लिखा हुआ है, उससे छोटा कर दिया गया है। तो इसे छोटा करने की जो प्रक्रिया है, जिस क्रिया के द्वारा बड़े शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके लिखते हैं, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने वाली प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की परिभाषा आपने देखा, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने वाली प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे महान की आत्मा, ये शब्द है, इसे हमने छोटा करके लिखा है महात्मा, तो ये कहलाया समास। राजा की सभा क्या कहलाई? राजसभा। सिर्फ इसे हमने की को हटा दिया है, तीन अलग अलग शब्दों को हटाकर एक शब्द बना दिया, राजसभा। इसी तरह रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर कहलाया। यानी यहाँ पर ये जो शब्द है, ये चार शब्दों को छोटा कर हमने दो शब्द में लिखा है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हमने इसे छोटा किया उसे कहते हैं समास। समास बनाने की प्रक्रिया से नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये शब्द का हमने समास बनाया, ये शब्द बना राजसभा, राजा की सभा है ना, इन तीन शब्दों को हमने बदलकर राजसभा बनाया, कि राजसभा हुआ, यहाँ रसोई घर हुआ, ये कहलाया समस्त पद। समास प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। यहाँ पे राजसभा में दो शब्द है, एक राजा दूसरा सभा, बीच की को हमने हटाया है से, तो राजा पूर्व पद कहलाया और बाद में आया ये सभा, इसे कहलाया उत्तर पद। इसी तरह रसोई घर में, रसोई घर समस्त पद है, तो इसे पूर्व पद हुआ रसोई और घर हुआ उत्तर पद। समास विग्रह क्या है? समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यहाँ पे राजा की सभा थी, राजा की सभा अलग अलग करके लिखा हुआ था, उसे हमने एक करके बनाया राजसभा, तो ये समस्त पद हुआ। इस शब्द को फिर से जब हम अलग अलग करके लिखे, यानी अलग राजा की सभा लिखे, इसे कहते हैं समास विग्रह। विग्रह करना यानी अलग अलग करना। सबसे पहले जानेंगे क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनाते हैं तो इस बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास प्रक्रिया द्वारा जो नए शब्द बने उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद को फिर से अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब हम लोग सबसे पहले अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास में पहला पद अव्यय होता है,
अव्यय होता है और समस्त पद स्वयं अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला वाला जो पद है, जैसे यहाँ पे आजन्म में आ प्लस जन्म हुआ, आ और जन्म दो शब्द है। आजन्म यथा विधि में यथा है, विधि है, दो है। आ पूर्व पद है और जन्म उत्तर पद है। तो आ यथा ये सब है अव्यय वाला शब्द। शब्द के द्वारा वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लिंग के कारण वचन के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। तो इन दोनों समस्त पदों में आ तथा यथा अव्यय है। इन अव्ययों के शब्दों से पहले जुड़ जाने से पूरा पद अव्यय के रूप में प्रयोग में किया जाता है, अतः ये अव्ययी भाव समास हो गया। तो उसके और भी कुछ उदाहरण देखिए। आजीवन जिसका विग्रह हुआ, जीवन भर, भरपेट पेट भरकर, भरपेट खाना खाओ बोलते हैं ना, तो उसे उसका हुआ समस्त पद भरपेट। बेशक बिना शक के, बखूबी खूबी के साथ, यथामति मति के अनुसार, मतेन बुद्धि, प्रत्येक प्रति एक, हर एक, रातों रात यानी रात ही रात में, यथा संभव जैसा संभव हो। तो यहाँ पर जितना भी है पूर्वपद इसका अव्यय होने के कारण ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तो इस तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद ये मुख्य होता है। दूसरा पद उसका उत्तर पद मुख्य होता है, उत्तर पद पर पूरा अर्थ निहित होता है। जैसे हमने कहा राजपुत्र, राजकन्या, राजपुरोहित, राजमहल, राजकुमार, राजकुमारी, सब में राज परिवार के बारे में बताया गया है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो उत्तर पद यानी दूसरे वाले पद पर निहित होता है। राजपुत्र राजा का पुत्र, राजमहल राजा का महल, राजकन्या राजा की कन्या। तो इस तरह इसका दूसरा वाला उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, इसलिए इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी तरह देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश प्रेम, देशभक्ति, तो यहाँ पर ये वह तत्पुरुष समास का उदाहरण। इन उदाहरणों में दोनों पद के बीच का और के लिए परसर्ग लगा है। तत्पुरुष समास जो है इसमें याद रखेंगे कि समास विग्रह करते समय में बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे का है, के लिए है, इन सब परसर्ग का प्रयोग हुआ है। और समस्त पद बनते समय ये जो परसर्ग है इसका लोप हो जाता है, ये हट जाता है। तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा है। जैसे कि हमने कारक के चिन्हों को भी पढ़ा है, कारक के बारे में जाने, तो कारक के अनुसार तत्पुरुष समास को भी 6 भागों में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, जैसे कि कर्म का आप जानते हैं इसका परसर्ग क्या होता है, को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो ये को यहाँ पर जब विग्रह करेंगे तो को शब्द का प्रयोग होता है। जैसे शरणागत, शरणागत में शरण को गत, शरण को जाना, को जब विग्रह किए तो को शब्द आ रहा है। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जेब यानी पॉकेट, पॉकेट को काटने वाला, जेब कतरा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत। यहाँ पे देख रहे हो विग्रह करते समय जितने भी शब्द आ रहे हैं सबके बीच में उत्तर पद और पूर्व पद के बीच में को परसर्ग आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। इसके बाद है करण तत्पुरुष समास। जैसा कि आप लोग जानते हैं करण का परसर्ग होता है से। मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहने वाला। भूख मरा, भूख से मरा, भूख से मर गया, भूख से भूख मरा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, से और के द्वारा भी होता है ना। रेखांकित, रेखा से अंकित यानी रेखा से अंकित, रेखा दिखाया गया है, रेखा से अंकित। तो यहाँ पर विग्रह किया तो हमने से द्वारा का प्रयोग किया है, इसलिए यह पहला है करण तत्पुरुष समास। इसके बाद आ जाइए संप्रदान तत्पुरुष समास।
संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है? संप्रदान में के लिए होता है ना। तो के लिए परसर्ग का यहाँ पर लोप हो जाएगा। जैसे शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। यहाँ पर देख रहे हो ना, के लिए जितना भी दिया हुआ है परसर्ग के लिए को हट गया और शिक्षालय बन गया, युद्ध भूमि बन गया, मालगाड़ी बन गया, गुरु दक्षिणा बन गया। तो यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक का ये परसर्ग है, इसलिए इसे कहा गया संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके बाद आ जाइए अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में भी से होता है, करण में भी से होता है, अपादान में भी से होता है। जब कारक का लेसन हम लोग पढ़ाते हैं तो उसे मैं अच्छी तरह से बता दिए हैं कि करण का से कहाँ लगता है और अपादान का से कहाँ लगता है। जब एक दूसरे के साथ संबंध होता है तो करण का से लगता है, जब एक दूसरे से अलगाव हो जाता है तो अपादान का से होता है। जैसे मैं कलम से लिख रही हूँ, कलम से लिख रही हूँ, मेरे हाथ में कलम है, कलम मेरे हाथ में है, मैं पकड़ी हुई हूँ, कलम और मुझ में संबंध है, कलम से लिख रही हूँ, तो यहाँ पे करण का से होगा। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे पत्ते लगे हैं, लेकिन पेड़ से पत्ते टूट के नीचे गिर गए, अब पेड़ और पत्ते में कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह अपादान का से कहलाया। यहाँ पर है बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, आजाद हो गए। जन्मांध, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट मतलब कि गलत रास्ते में चला जाना। रोग मुक्त, रोग से मुक्ति। यहाँ पर सब में अपादान से का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे अपादान तत्पुरुष समास कहे। इसके बाद आइए संबंध तत्पुरुष समास, जिसका परसर्ग है का, के, की, यानी एक दूसरे के साथ संबंध बताना। जैसे कि राम का भाई लक्ष्मण, तो राम का भाई लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण में संबंध क्या है? उसका भाई है, तो इस संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है राजकुमार, राजा का कुमार। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। सेनापति, सेना का पति। जलधारा, जल की धारा। इन दोनों में संबंध है, इसलिए ये कहलाया संबंध तत्पुरुष समास। अब आ जाइए अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का क्या चिन्ह होता है? इसका परसर्ग क्या है? में पर। वनवास, वन में वास, वन में रहना। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, अपने पर बीती। तो यहाँ पर में और पर दोनों परसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कहलाया अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद हुए, उसे आपने समझ गया। अब आ गया कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो अथवा दोनों पद में उपमान उपमेय का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। अब विशेषण क्या है भाई? है ना, यहाँ पे है विशेषण, विशेष्य क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो वह विशिष्ट कहलाता है। जैसे लाल फूल, लाल फूल में फूल संज्ञा है, फूल की विशेषता क्या है? वह लाल है, तो लाल विशेषण हुआ। फूल की विशेषता बताई जा रही है, इसके फूल विशेष्य हुआ। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही होती है वह विशेष्य कहलाता है। दूसरा है उपमान उपमेय। उपमान क्या है? उदाहरण दिया जाता है। जिस शब्द के द्वारा या जिस चीज का उदाहरण देते हैं वह उपमान कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लाल किला, लाल है जो किला, किला उसका रंग लाल है ना। तो यहाँ पर समास विग्रह किए तो क्या हुआ? लाल है जो किला, लाल किला हो गया। तो ये कहलाया क्या? कर्मधारय समास। चरण कमल, कमल के समान चरण। यहाँ देखिए पहले समस्त पद में लाल विशेषण है और किला विशेष्य है, और दूसरे समस्त पद में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। जहाँ यहाँ चरणों की तुलना कमल से की गई, इसलिए ये दोनों समस्त पद कर्मधारय समास के उदाहरण। अन्य उदाहरणों को देखेंगे।
नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चांद के समान मुख। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, श्वेत यानी सफेद। नील गाय, नीली है जो गाय। संसार सागर, संसार रूपी सागर। दुरात्मा, दुर यानी बुरी है जो आत्मा, दुरात्मा कहलाती है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो यहाँ पर कुछ पदों में उपमान उपमेय का प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ पर उपमान उपमेय का प्रयोग हुआ है और ऊपर आपका विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। अब आ जाइए द्विगु समास में। द्विगु, द्विगु मतलब संख्यावाची। उसका पूर्व पद यानी पहला वाला पद संख्या वाला होता है, जैसे 8, 9, 10 संख्या गिनती होती है, वह द्विगु समास कहलाता है। इस समास में समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, वह कहलाता है द्विगु समास। जैसे चौराहा, चौराहा आप लोग जाते हैं रास्ते में, कहीं कहीं चौराहा मिलता है ना, बीच में जगह होती है, चारों तरफ से रास्ते आके मिलते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, ये हो गया चौराहा, यानी 4 राहों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरत्न, 9 रत्न का समूह नवरत्न कहलाता है। तो इनमें देखें ना आपने 9, चौ, ये क्या है? संख्या बताते हैं। 4 से 4, 9 से 9, तो ये संख्यावाची होने के कारण यह कहलाया द्विगु समास। इन दोनों उदाहरणों में पूर्व पद संख्यावाची और समस्त पद समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्विगु समास कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। दोपहर, हम लोग दोपहर बोलते हैं ना, 2 पहरों का समूह। एक पहर में 4 घंटा होता है, दोपहर दूसरे पहर के समूह। 4 पाई, 4 पाई जैसे ये खटिया है ना, 4 पाई, यहाँ पर चित्र में देखिए चौराहा दिखाया गया है, यहाँ पे 4 पाई खटिया, 4 पायों का समूह। खटिये में 4 पाए होते हैं, पैर होते हैं, इसे कहा 4 पाई। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। 3 भवनों का समूह को त्रिभुवन कहते हैं। पंचवटी, 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह, वट यहाँ पर औषधि। चौमासा, 4 मासों का समूह, मास यानी माँ। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। ऋषि तारों का भी मंडल है। शताब्दी, 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह। 1 से लेकर 100 शब्द एक शताब्दी कहलाता है। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह पंचरत्न कहलाता है। तो यहाँ पर सब में देखे आपने, सब में संख्या दिया हुआ है, इसलिए संख्या के होने के कारण ये क्या कहलाया? द्विगु समास। अब आ जाइए द्वंद्व समास में। ये क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसका दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और ये योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। समास पद करने पर या पर, और, या, अथवा, एवं आदि शब्द लगते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, समस्त पद में योजक यानी डैश दिया हुआ है। तो समस्त पद योजक चिन्हों के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे ऊंचा नीचा, इसमें ऊंचा और नीचा दोनों ही प्रधान है। ऊंचा और नीचा, यानी जब विग्रह करते हैं तो और, या, अथवा, ये सारे शब्द लगते हैं। रात दिन, रात या दिन। कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। आना जाना, आना और जाना। दाल चावल, दाल और चावल। भला बुरा, भला या बुरा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। हानि लाभ, हानि या लाभ। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दूध दही, दूध और दही। लेन देन, लेन और देन। आपने देखा है यहाँ पर समस्त पद में सब में डैश दिया हुआ है, योजक चिन्ह दिया हुआ है, और इसका विग्रह करने पर किसी में और किसी में या शब्दों का प्रयोग हुआ है। दोनों पद के मुख्य होने के कारण यह द्वंद्व समास कहलाया। अब आ जाइए, लास्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका पद जो है वो प्रधान ही होता है, लेकिन क्या होता है कि
ये जो शब्द है विग्रह जब करते हैं, तो विग्रह करने के बाद में उसका जो अर्थ निकलता है वह अर्थ उस शब्द का अर्थ को नहीं दर्शाता, किसी और अन्य शब्दों को दोहराता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। यह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, दशानन। 10 है आनन जिसके, यहाँ पे देख रहे हो ना, 10 है आनन, आनन यानी सिर, 10 सिर वाला। तो ये कौन होता है 10 सिर वाला? आम किसी व्यक्ति को आपने देखा है? इस दुनिया में किसी व्यक्ति को तो आपने नहीं देखा 10 सिर वाला, मात्र एक है, रावण। तो 10 आनन, इसका अर्थ क्या हुआ? 10 है सिर जिसका, इसलिए हमने कहा वो दशानन। बगल में हमने लिखा रावण, क्योंकि वो दशानन है, रावण को दर्शाता है, ये इसलिए इसे कहा गया बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए, लंबोदर। लंबा है, उदर है जिसका, लंबा पेट वाला। तो लंबा पेट वाला कौन होता है? श्री गणेश, गणेश भगवान। तो लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। अगर कोई व्यक्ति अगर जा रहा होगा रास्ते में, कोई व्यक्ति जा रहा होगा, आप बोल दीजिए लंबोदर, पकड़ के पीटेगा आपको, है ना। पूरे संसार में लंबोदर कहा जाता है मात्र भगवान गणेश को। आप देख रहे हैं इन दोनों उदाहरणों के द्वारा आपको पता चला कि ये अपने वास्तविक शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को बताता है, इसलिए यह कहलाया बहुव्रीहि समास। कुछ अन्य उदाहरण को देखिए। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। जब समास को विग्रह करेंगे ना, तो इस तरह अर्थात कृष्ण, अर्थात गणेश, अर्थात रावण लिखना अनिवार्य है, तब पता चलेगा कि ये बहुव्रीहि समास है। तो मुरली को धारण करने वाला, यहाँ पे मुरली को धारण कौन करता है? हमेशा देखेंगे श्री कृष्ण भगवान के हाथ में मुरली होती है, बांसुरी होती है ना। तो मुरली को धारण करने वाला कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्र पर शेखर है जिसका, अर्थात शिव, शिव भगवान के सिर पर देखेंगे चांद का चित्र होता है। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। गिरि यानी पहाड़, पहाड़ को धारण करने वाला, पहाड़ को लेकर के किसने एक अंगुली पर पहाड़ को टिका करके बाकी अपनी प्रजाओं की रक्षा की थी? श्री कृष्ण। तो गिरिधर श्री कृष्ण कहलाते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ किसका होता है? शिव भगवान। चतुर्भुज है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। चतुर्भुज ये तो द्विगु समास भी हो सकता है ना। तो द्विगु समास को अगर इसका हम विग्रह करते हैं 4 भुजाओं वाला, तो वो हो गया द्विगु समास। अगर हम बोलेंगे 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये कहलाएगा बहुव्रीहि समास। इसके विग्रह पर भी वह निर्भर करता है कि कौन सा द्विगु समास है और कहाँ पर वह बहुव्रीहि समास है। महावीर, महान है जो वीर, कौन है महावीर? हनुमान। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु, विष्णु भगवान के सिर पे चक्र होता है। हंस वाहिनी, हंस की सवारी किसकी है? हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो शब्द है वो किसी अन्य शब्द को बता रहा है, इसलिए वह कहलाया बहुव्रीहि समास। अब इसमें देखेंगे कि उस शब्द बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समासों में प्रयुक्त होता है। जैसे अगर हम दशानन है, तो दशानन में अगर लिखेंगे 10 मुख वाला खाली लिख देंगे तो वह कहलाएगा कर्मधारय। अगर हम लिखेंगे 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, तो वह बहुव्रीहि कहलाएगा। इसके विग्रह पर भी निर्भर करता है, उसका जब विभाजन करते हैं, इसे अलग अलग करते हैं, तो किस रूप में हम इसे अलग कर रहे हैं, उस दृष्टि से कर्मधारय बहुव्रीहि समास में भी अंतर होता है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, समस्त पद बनना और समास विग्रह करना। जब प्रक्रिया होती है तो एक बार क्या होता है, सभी पद को मिलाकर एक कर देते हैं, समस्त पद कहलाता है, और समस्त पद है उसे अलग अलग कर दिए, वह समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस
तरह आपने समाज पढ़ा, समाज जाना। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कल के गूगल मीट क्लास में क्लियर होगी। ओके, थैंक यू।